हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, 700, 800, 900, 1000 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सब्सक्राइब वाला नहीं कर रहे आप लोग। एक एक सब्सक्राइब करो, आपको पता है इससे मेरे लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप सब्सक्राइब करोगे, आपका एक सब्सक्राइब किसकी ज़िंदगी बदल सकता है। सब्सक्राइब आप पहले करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो पिछले वीडियो में कर दो, आप आराम से जल्दी से कर दो। अभी सब्सक्राइब बहुत कम है, व्यूज काफी अच्छा आ रहा है आप लोगों का, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब करोगे तब जाके पार पड़ेंगे। ऐसा बहुत देखो दोपहर टाइम है, जल्दी सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते हैं, टाइम खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पशुओं के दांत देखकर उनकी उम्र का पता लगाया था, और अब करने वाले हैं पशु के वजन का पता लगाना। देखो अगर पशु का वजन ज्ञात करना होता है, क्यों ज्ञात करते हैं? देखो किसी पशु का प्रजनन करवाने के लिए उनका वजन उम्र ज्ञात करना बहुत जरूरी है। किसी पशु को मांस के लिए अगर बेचना होता है तो मांस के लिए बेचने से पहले अगर उसका वजन मालूम होता है ना, तो अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। पशु को दवाई देने के लिए, बीमार हो जाने पर दवाई देने के लिए, आहार उपलब्ध करवाने के लिए उनका वजन ज्ञात करना बहुत जरूरी है। वजन कैसे ज्ञात करते हैं? देखो अगर ऐसे तो है भी नहीं कि वजन ज्ञात करने के लिए आप लोग उन्हें कहीं कांटे पे लेके जाओगे, भैंस को वहां जाके वजन करवाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे आसानी से आराम से वजन ज्ञात कर सकते हो, और ये सबसे अच्छा तरीका है। आप लोग सीख जाओगे तो आप अपने जानवरों का वजन आराम से ज्ञात कर लोगे। तो उनके प्रजनन के बारे में, आहार के बारे में, बेचने के लिए आप लोग वजन देखकर अच्छे पैसे कमा पाओगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं तो मैं आपको सिखाता हूँ। वजन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है जिसे बोलते हैं शेफर का सूत्र। इसका बोलते हैं शेफर का सूत्र। 11th 12th जेड वाले सब जानते हैं, शेफर का सूत्र होता है, उससे वजन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे सुनना। ये सूत्र क्या है? पशु का भार पौंड में, शेफर का सूत्र होता है, इसमें पशु का भार पौंड में आता है। तो पशु का भार पौंड में ज्ञात करने के लिए सूत्र है, पशु की लंबाई तो लिखनी है इंच के अंदर, और हथेली की चौड़ाई लिखनी है इंच स्क्वायर में अपॉन 300। अब आपको बता दूं कि पशु की लंबाई कैसे मापोगे। तो मैं आपको बताऊं, पशु की लंबाई मापने के लिए गाय भैंस में आगे गर्दन के जस्ट ऊपर को, जहां से गलकंबल शुरू होता है, आगे यहाँ चेहरे के यहाँ जस्ट नीचे को, यहाँ से यहाँ पर स्कंद बिंदु होता है, वहां से लेकर जो पीछे की तरफ कुत्ते वाला भाग है, यहाँ एफ बिंदु वाला कुत्ते वाला भाग है, यहाँ तक की लंबाई मापते हैं। दोबारा सुन जा रहे में कैसे मापते हैं लंबाई फिक्स मापनी है, अच्छे से मापनी है। किससे मापोगे? अरे इंच टेप ले, फिता ले, उससे माप लेना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है ना। इंच टेप फिता ना हो तो स्केल से माप लेना पूरी भैंस की या गाय की। देखो ये आगे का चेहरे वाला भाग, ये आगे का चेहरे वाला भाग होता है ना, और यहाँ से जो गलकंबल जुड़ता है ना, यहाँ जस्ट यहाँ से लेनी है, जस्ट यहाँ से लेकर जो पीछे पुट्टे वाला भाग है, स्कैंड बिंदु से लेकर प्लास्टिक बिंदु तक उसकी लंबाई को मापना है, और उसे लिखना है कि वो कितने इंच लंबा है। और फिर मापनी है हाथ घेरे की चौड़ाई, चेस्ट के पास से हाथ घेरे यहाँ से इसकी चौड़ाई मापनी है। ऊपर जो हम बोलते हैं ठुई वाला भाग, उसके जस्ट पास से हाथ घेरे की चौड़ाई मापनी है, इंच स्क्वायर में लिखना है। और अगर हाथ घेरे की नहीं मापते हो तो पीछे नाभि होती है, उसके नाभि के जस्ट पीछे वाले भाग पर उसकी लंबाई माप लो, उसकी चौड़ाई माप लो। नाभि के पीछे की तरफ से, नाभि के आगे की तरफ से ना, आगे वाले को तो हथगेरा बोलेंगे और पीछे वाले को उधर घेरा बोलेंगे, उधर घेरा। वहां से आप लोग उसकी चौड़ाई माप लो, उसे इंच स्क्वायर में लिख दो, और फिर उसमें 300 का भाग दो, पशु का वजन पौंड में आ जाएगा। और पौंड से फिर आप लोग उसे किलोग्राम में चेंज कर लो, और घर बैठे बैठे आराम से किसी पशु का वजन ज्ञात कर सकते हो। ना तो पशु को उठाना, ना ही कांटे पे लेके जाना, आराम से मालूम चल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ कैसे मालूम चलेगा। जिसे गाय है, एक गाय जिसकी लंबाई, जिसकी ये वाली यहाँ से लेकर पीछे वाले इस भाग तक, स्कंद बिंदु से लेकर प्लास्टिक बिंदु तक इसकी लंबाई 50 इंच है, और इसकी हथेली की चौड़ाई है वो है 70 इंच। एक गाय जिसकी लंबाई तो 50 इंच और हथेली की चौड़ाई 70 इंच है, तो शरीर का भार क्या होगा? तो ये आप ज्ञात करते हो, गाय के शरीर का भार किसमें आएगा? पौंड में आएगा। तो क्या लिखेंगे? देखो पशु की लंबाई इंच में तो कितने इंच है? 50। हथेली की चौड़ाई इंच स्क्वायर में तो कितने लिखेंगे? 70। तो कितने आएगी? 70 स्क्वायर अपॉन 300। 50 का 50, इसका वर्ग 749, 4900 अपॉन 300। जब दो बिंदु काटोगे और इसको भाग दोगे, ये गुणा करके भाग दोगे तो वजन आएगा 816.66 पौंड। 816.66 पौंड में आएगा। अब पौंड से फिर आप आराम से किलोग्राम में चेंज कर लो।
ये आपको आना चाहिए कि 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है। 1 पाउंड के अंदर 454 ग्राम होता है। 1 पाउंड के अंदर 454 ग्राम। और या 1 केजी के अंदर कितना पाउंड होता है। 1 केजी में 2.205 पाउंड होता है। जब आप लोग इनसे आप लोग केजी में चेंज करोगे तो वजन आएगा 370 किलोग्राम। इस सेपर के सूत्र से आराम से आप लोग पशुओं का वजन ज्ञात कर सकते हो। ये एक अच्छी और आसान विधि है। अब आगे बात करेंगे कि जब काफी ज्यादा संख्या में पशुओं को पाला जाता है तो उन पशुओं को मालूम किस चलता है कि कौन सा पशु कितने नंबर का है, कौन सा पशु दूध दिया कि नहीं दिया। सब पशुओं का लेखा जोखा रखना बहुत जरूरी है, उनकी जान पहचान होनी बहुत जरूरी है। इसलिए बड़े बड़े फार्म पर जब जहाँ पे ज्यादा पशु रखे जाते हैं तो वहां पर पशुओं को चिन्हित कर दिया जाता है, जिससे पशु आराम से मिल जाते हैं, अलग अलग आराम से हो जाते हैं। कैसे करते चिन्हित, तो पशुओं को चिन्हित करने की कुछ विधि है जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले विधि का नाम है टैगिंग। सबसे पहले विधि का नाम है टैगिंग। पशुओं को चिन्हित करने के लिए इस विधि में टैग लगाते हैं। टैग कैसे लगाते हैं, अरे कोई भी टैग कोई भी मार्का होता है तो इसमें क्या करते हैं कि गाय भैंस के कान में लगा देते हैं। प्लास्टिक के मालूम प्लास्टिक के छल्ले आते हैं, गोल गोल छल्ले आते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार जिन गायों का बीमा करवाते हैं ना, तो बीमा करवाने के लिए जो एक प्लेट से आती है पीले कलर की, उसे कान के अंदर लगाया जाता है। वो एक प्रकार का टैग ही होता है, वो टैगिंग की विधि है वो वाली। तो गाय भैंस के तो कान में, और जो मुर्गियां होती है ना, मुर्गियां उनके पंजों के अंदर प्लास्टिक के हल्के प्लास्टिक के पतले पतले छल्ले डाल दिए जाते हैं। जैसे मान लो गाय भैंस है, 100 भैंस है, तो उस पे क्या करेंगे वो लोग, उसके अंदर 1 2 3 4 5 नंबर लगाकर कान पर टैग मार देंगे, जिससे मालूम चलेगा 1 नंबर भैंस, 2 नंबर, ऐसे मालूम चल जाता है। तो टैगिंग क्या होता है कि गाय भैंस है तो कान में और मुर्गियों के पैरों के अंदर प्लास्टिक के छल्ले डाल दिए जाते हैं। ये चिन्हित करने की एक अच्छी विधि है, सरल भी है और आसान भी है। यह सरल भी है और आसान भी है। दूसरे का नाम है ब्रांडिंग। क्या नाम है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग को बोलते हैं दागना। दागना नाम से लग रहा है दागना, ये स्थायी विधि होती है दागना। इसमें परमानेंट काम होता है। इसमें वो लोग क्या करते हैं कि जैसे लोहे, गर्म और ठंडा दागना होता है। इसमें गर्म भी दाग सकते हो, ठंडा भी दाग सकते हो। वो लोहे की छड़ को गर्म करके पशु की त्वचा पर लगा देते हैं, जिससे वहां के ऊतक और कोशिकाएं जलकर नष्ट हो जाती है और वो निशान जिंदगी भर वैसा वैसा बन जाता है। अरे आप भी कई बार कैसे चले हुए होंगे बचपन में, वो निशान अभी तक आपके हैं, ऐसे ही ना इसमें भी गर्म दाग देते हैं। पशुओं की स्थायी विधि परमानेंट है और जब तक पशु मरता है तब तक ये आराम से दिख जाता है। ऐसे ही ब्रांडम तेल आता है, उस तेल के अंदर भी है ना, वो तेल बड़ा ठंडा होता है, उसमें भी क्या करते हैं तेल में किसी चिन्ह को या किसी चीज को डुबोकर पशु की त्वचा पे लगाते हैं, तो ठंड से वहां की कोशिकाएं मर जाती है और वो परमानेंट ऐसे दिखा देता है। तो यह स्थायी विधि है ब्रांडिंग। यह दागना होता है, गर्म और ठंडा दोनों प्रकार से किया जाता है। आजकल थोड़ा दर्द वाला होता है इसलिए इसको कम ही करते हैं, पहले करते थे, इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। और नेक्स्ट है ईयर नोचिंग। कौन सी है, ईयर नोचिंग। ये मुख्यतः सुपर में पढ़ाते हैं, पिग्गी में अपनाते हैं, सुपर में अपनाते हैं ये नोचिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें कान नोच लिए जाते हैं। ईयर नोचिंग, कान को नोच लेते हैं, ऊपर से कान में कट मार देते हैं, कान को नोच लेते हैं। ईयर नोचिंग ये सुअर में की जाती है। सुअरों के पलकों के चिन्हित करने की पलकों में दिया ईयर नोचिंग। अगली है टैटूइंग। टैटूइंग है ये विधि, टैटूइंग। टैटूइंग मुख्यतः बकरी में करते हैं। टैटूइंग मुख्यतः बकरियों में करते हैं, बकरियों में चिन्हित करने की परम विधि है। इसमें भी कान के अंदर कट लगाकर या कान में चीर कर कान में कुछ ऐसा चीर लेते हैं, वी शेप बना देते हैं ना, तो ये टैटूइंग बकरियों में की जाती है। और अगली है पेंटिंग। पेंटिंग में क्या करते हैं, रंग लगाना। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े भेड़ों के टोले आते हैं ना, तो उनमें भेड़ों की ऊन के बीच में कुछ कलर दिखता है, लाल पीला नीला कैसा भी होता है, हरा कलर ऐसे बीच में लगा के रहता है, वो वाला पेंटिंग क्या होता है, यह मुख्यतः भेड़ों में बनाई जाती है। और इसमें कुछ नहीं, इसमें कलर कर देते हैं, कलर लगा देते हैं, तो यह पेंटिंग वाला होता है। तो पशु को चिन्हित करने की 4-5 विधि आ गई है। टैगिंग आ गई, ब्रांडिंग आ गई, ईयर नोचिंग आ गई, टैटूइंग आ गई और पेंटिंग आ गई। अब अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट में लिख दें, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। बता रहा मुझे आप लोग, टैगिंग गाय भैंस के कान में, मुर्गियों के पंजों में, ब्रांडिंग गर्म और ठंडा दागने वाली है, ईयर नोचिंग सुअर में करते हैं, टैटूइंग बकरियों में करते हैं और पेंटिंग भेड़ों में करते हैं। अब नेक्स्ट है डीहॉर्निंग। कौन सी है नेक्स्ट, कोई अगली विधि का नाम ये नया कौन है, डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग का मतलब होता है सींग, पशु को सींग रहित करना, पशु को सींग रहित करना।
अब पशुओं को सिंगरित कैसे करते हैं तो इसकी मुख्य विधि देखिए। सबसे पहले एक विधि है KOS द्वारा, दूसरी है RE द्वारा, तीसरी है विद्युत डीहॉर्नर द्वारा और 4 नंबर है प्रजनन द्वारा। पशुओं के सींग हटाने की 4-5 विधियां हैं तो उनमें आप समझ लो। सबसे पहले विधि का नाम KOH है। यह कास्टिक क्षण होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है कास्टिक क्षण होती है और इसका प्रयोग सींगों को हटाने का काम करते हैं। कैसे हटाते हैं मैं आपको समझाता हूं। यह एक विशेष प्रकार का रसायन होता है। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? रसायन है। रसायन सींग उठाने के लिए रसायन काम में लेते हैं, इसलिए इस विधि को रासायनिक विधि बोलते हैं। पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी विधि को रासायनिक विधि कहा जाता है, तो यही होती है। और रासायनिक होने का किसी विधि को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। अच्छी विधि है, रासायनिक और वैज्ञानिक विधि होती है। इसमें क्या करते हैं? इसमें 7 दिन से लेकर 15 दिन के जो नवजात बच्चे हैं, 7 दिन से लेकर 15 दिन के जो नवजात बछड़े हैं ना, छोटे वाले, इनमें क्या होता है? वो सींग के लेकर थोड़ी सी उगना शुरू होती है ना, सिर के ऊपर थोड़ी सी जहां से उगना शुरू होती है, अभी शुरू ही होती है, उसी समय क्या करते हैं? कास्टिक क्षण को लेकर इसकी टिकिया भी आती है, कास्टिक क्षण भी आती है, इसे यहाँ पर रगड़ते हैं। इसे यहाँ पर खूब रगड़ा जाता है। रगड़ने पर यहाँ से ब्लड निकलने लग जाता है और कुछ समय के अंदर ये सींग के लिगा वाली कोशिका ये उत्तक है ना, मर जाते हैं और फिर उसके सींग कभी नहीं उगते। तो यह है अच्छी विधि है, वैज्ञानिक विधि है, रासायनिक विधि है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक क्षण से अलग करते हैं। आजकल अपने यहाँ तो वो गांव में तो बाइक की वायर आती है ना, उससे भी कर लेते हैं। बाइक की वायर को रगड़ रगड़ के भी है ना, सींग के लिगा को नष्ट कर देते हैं, वो उगते नहीं है, वो भी करते गाँव में, लेकिन वो दर्द वाली विधि होती है। दूसरी है RE द्वारा। दूसरी कौन सी है? RE द्वारा। RE जानते होंगे। अब RE द्वारा कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। बड़े जो पशु है जिनमें बड़े आकार के सींग है, काफी घुमावदार हो गए, या कई बार क्या होता है बड़े सींग घूमकर खुद के चुप जाते हैं, ऐसे बड़े और मोटे सींगों को बूढ़े पशुओं में, बड़े पशुओं में सींग काटने के लिए विधि अपनाई जाती है। इतने मोटे सींग हो जाते हैं फिर भी काम नहीं करती, वहां पर RE से काटना पड़ता है। तीसरी है विद्युत डीहॉर्नर। विद्युत डीहॉर्नर यह विदेशों में अपनाई जाती है। अभी भारत में इस विधि का प्रचलन बहुत कम है, यह विदेशों में अपनाई जाती है। कैसे बनाते हैं? क्योंकि इस विधि के अंदर यह बिजली से, विद्युत से चलने वाली एक मशीन होती है जिसे डीहॉर्नर कहा जाता है। डीहॉर्नर, इस मशीन के माध्यम से उनके सींगों को अलग कर दिया जाता है। यह विदेशों में अपनाई जाती है। यह विद्युत से चलने वाला यंत्र होता है जिसे सींग काटने का काम में लिया जाता है। और एक है प्रजनन द्वारा। ये अच्छा मेथड है। सींग रहित बछड़े, बछड़ियां या बकरे या बकरियां प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी विधि है। प्रजनन द्वारा कैसे करते हैं तुम मुझे बताओ। अगर मादा सींग रहित हुई और नर भी सींग रहित हुआ, जब इनमें सींग प्रवाह जाएगा तो उनको होने वाले बच्चे भी क्या होंगे? सींग रहित ही होंगे। तो सींग रहित मादा व नर का संकरण करवाकर सींग रहित संतति पैदा कर सकते हैं। ये भी अच्छा मेथड है। तो 4 विधियां हो गई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली, RE द्वारा, विद्युत डीहॉर्नर द्वारा और प्रजनन द्वारा। अब नेक्स्ट है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं बधियाकरण। क्या बोलते हैं? बधियाकरण। कैस्ट्रेशन, बधियाकरण। नर पशुओं में उनकी प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए उनमें बधियाकरण किया जाता है ताकि उनकी ताकत बनी रहे, वो कृषि के काम आ सके, वो जन्म ना कर सके। तो कृषि कार्य करवाने के लिए नर पशुओं में प्रजनन की क्षमता को नष्ट किया जाता है, जिसे बधियाकरण कहा जाता है, जिसे कैस्ट्रेशन कहा जाता है। यह कैसे करते हैं? इसे करने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र आता है जिसका नाम है बार डीजो कास्ट्रेटर। ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है कि पशु को बधियाकरण करने के लिए कौन से यंत्र काम मिल जाता है, तो उसका नाम है बार डीजो कास्ट्रेटर। क्या नाम लिख लो कॉपी में, बार डीजो कास्ट्रेटर। ये विशेष प्रकार का यंत्र होता है। इस यंत्र में क्या करते हैं? इस यंत्र में वृषण कोष, जो वृषण होते हैं उनके ऊपर की ओर जो शुक्रवाहिनियां होती है उनको 2 से 3 बार दबाकर अवरुद्ध कर दिया जाता है। फिर उसमें से शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, शुक्राणुओं का आगमन नहीं होता, उसकी परिक्षमता नष्ट हो जाती है। यह विशेष प्रकार का यंत्र है। दोबारा आप नोट कर लें, पशुओं को बधियाकरण करने के लिए कौन से यंत्र काम में लेते हैं, तो वो बार डीजो कास्ट्रेटर ही होता है। दूसरा एलेस्ट्रेटर द्वारा। ये एक और समझ लो, 6 माह की उम्र के बच्चों तक किया जाता है बार डीजो वाला। 6 माह की उम्र के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक है एलेस्ट्रेटर द्वारा। ये क्या होता है? एलेस्ट्रेटर
ये इसमें क्या करता है कि घर्षण कोष के ऊपर है ना रबर के बने हुए सख्त छल्ले चढ़ा दिए जाते हैं। रबर के बने हुए सख्त छल्ले चढ़ा दिए जाते हैं। कुछ समय के बाद में घर्षण कोष अपने आप से सिकुड़कर अपनी क्षमता खो देते हैं। इससे भी ये काम किया जाता है। तो केस स्टेशन में दो विधियां है, एक बार डिजिबस्टेटर और एक एलिस्टर द्वारा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक सब्सक्राइब करने से किसी की किस्मत बदल जाती है। आप सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। बेल आइकन को दबाओगे तो आने वाले सारे वीडियो सीधे आपके पास में आ जाएंगे जल्दी से और आप जल्दी देख पाओगे और शेयर भी करते रहो। अब एक देखो दो से बातें हो रही है वो भी आप समझ लो। ये शब्दावली है, पूछ लेगी कलिंग क्या होता है, डॉकिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है और फल्सिंग क्या होता है। कलिंग क्या होता है, डॉकिंग क्या होता है, कास्टिंग और फल्सिंग क्या होता है, तो आप समझ लो कलिंग क्या होता है। स्वस्थ पशुओं में से बीमार पशुओं को छांटना कलिंग कहलाता है। स्वस्थ पशुओं में से बीमार पशुओं को अलग करना मतलब उनकी छटनी करना कलिंग कहलाता है। पूछ लेंगे कि बीमार पशुओं से स्वस्थ पशुओं को नहीं, स्वस्थ पशुओं से बीमार पशुओं को अलग करना क्या कहलाता है, डॉकिंग, फल्सिंग, कास्टिंग, कलिंग। तो ये कलिंग कहलाता है। और दूसरा है डॉकिंग क्या होता है। डॉकिंग देखिए, डॉकिंग भेड़ों में की जाती है। किन में की जाती है, भेड़ों में। देखो ये भेड़े क्या होते हैं, वर्षा ऋतु के अंदर भेड़ की पूंछ से है ना, भेड़ की ऊन जिससे काफी नुकसान होता है, इसलिए ऊन को खराब होने से बचाने के लिए भेड़ की पूंछ काट दी जाती है। भेड़ की पूंछ काट दी जाती है जिसे डॉकिंग कहा जाता है। ऊन को खराब होने से बचाने के लिए भेड़ों की पूंछ काटना डॉकिंग कहलाता है। और अगला है कास्टिंग। ऑपरेशन करने के लिए, पशु में ग्लूकोज डालने के लिए या किसी भी परिस्थितियों में पशुओं को जमीन पर लिटाना होता है, उसे कास्टिंग बोलते हैं। परिभाषा सुन ले, पशुओं को जमीन पर लिटाना या जमीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। और एक है फल्सिंग। गर्भित पशुओं को अलग से, गर्भित पशु होते हैं ना गर्भित, उन पशुओं को अलग से कुछ आहार की मात्रा दी जाती है, अलग से जो सामान्य आहार होता है उसके अलावा कुछ अलग से आहार दिया जाता है जिसे फल्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एनिमल हेल्थ के बारे में। और आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।